नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैंने इससे पहले के वीडियोज़ में मैंने आपको आर्बिट्रेशन के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के दिए हैं। जब भी कोई लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो बैंक आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चालू करती है। अब जब आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चालू होती है तो आपको कई नोटिसेस आ जाते हैं और वो नोटिसेस देख के लोग घबरा जाते हैं तो कि क्या हमारे खिलाफ अब जेल जाने की बारी आ सकती है, ऐसा उनके मन में विचार होता है। कभी भी ऐसा उनको लगता है कि प्रॉपर्टी हमारा इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज अटैचमेंट करके ये लोग ऑक्शन करेंगे, बेचेंगे। ये सारी जो है उनके मन में विचार आ जाते हैं और इसीलिए मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे जो है वीडियोस मैंने नोटिसेस के रिप्लाई कैसे करने हैं, है ना, नोटिसेस कौन सी नोटिस क्या है एक्सप्लेन करके, एक्ट को पढ़ के जजमेंट बहुत सारे उसमें एक्सप्लेन किए हैं। आज एक कॉमन प्रश्न है, ये हमारे ही एक क्लाइंट है, उन्होंने पूछा और बहुत सारे लोग अभी तक मैंने मुझे पूछ चुके हैं कि सर, जब हमारे खिलाफ आर्बिट्रल अवार्ड अभी इश्यू हो गया है, अब वो आर्बिट्रल अवार्ड चैलेंज करना है तो किस तरीके से चैलेंज करना है और अवार्ड होने के आगे की प्रक्रिया क्या होगी, ऐसा वीडियो हमें बना के दीजिए। तो दोस्तों, आज इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाना चाहा। तो आज यही जाएंगे कि आर्बिट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट सेक्शन 34 ये क्या बोलता है। जब भी अवार्ड आपका ये लोग इशू कर देते हैं, अवार्ड हो जाता है कोई भी लोन डिफॉल्ट होने के बाद, तो उसके आगे की प्रक्रिया हमें यहाँ पे समझ लेनी है। तो अवार्ड जो चैलेंज जो होता है दोस्तों, वो होता है सेक्शन 34 में। अब अवार्ड चैलेंज करने के लिए सेक्शन 34 जानना बहुत हमें जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक सामने पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ, ये आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है। अब ये एक्ट पढ़ के ही हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से हमें अवार्ड चैलेंज करना होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अवार्ड चैलेंज करने के लिए हमें, जब भी अवार्ड हमारे पास आ जाता है, हार्ड कॉपी हमें रिसीव्ड हो जाता है, तो उसके 3 महीने 3 महीने के ड्यूरेशन में हमें जो है इस अवार्ड को जो है सेट असाइड मतलब रद्द करना, कैंसिल करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। और वो एप्लीकेशन हमें लगाने के लिए जो सेक्शन 34 है ये आर्बिट्रेशन एक्ट का, इसमें ये जो प्रावधान बताए गए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सेक्शन 34 हमने यहाँ पे निकाल लिया है और ये एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 34 में इस तरीके का आपको प्रावधान है। अभी डिटेल में सेक्शन 34 हम यहाँ पे आगे समझेंगे। तो सेक्शन 34 में क्या क्या बताया गया है, तो यहाँ पे लिखा है, देखो दोस्तों, अभी सेक्शन 34 आ गया, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड। अब कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड अगर आपको सेटिंग असाइड मतलब उसको कैंसिल करवाना, रद्द करवाना, ठीक है। तो ये सेटिंग असाइड करने के लिए ये जो सेक्शन 34 बोल रहा है, अब आगे पढ़ते हैं इसको। रिकोर्स टू अ कोर्ट अगेंस्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड may be made only by an application for setting aside such award in accordance with subsection 2 and subsection 3। अब ये 34 का जो subsection 2 and subsection 3 है, ये दोनों में ये बताया गया है कि अवार्ड को किस तरीके से जो है सेटिंग असाइड हमें करना है, सेट असाइड हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ये बोलता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन आर्बिट्रल अवार्ड मे बी सेट असाइड बाय द कोर्ट ओनली इफ अ पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन पार्टी जो कौन कर रही है, जो लोन डिफॉल्टर, हमारे केस में क्या है, लोन डिफॉल्टर के खिलाफ आर्बिट्रल अवार्ड हो जाता है ना। तो ये लोन डिफॉल्टर जो होता है जिसके खिलाफ आर्बिट्रल अवार्ड हो चुका है, वो एप्लीकेशन ये करेगा। अब कौन से ग्राउंड में करेगा, यहाँ पे हम 2-3 पॉइंट, एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें जानेंगे हम सेक्शन 34 वाले। अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अ पार्टी वाज, देखिए सेक्शन 2 में जो ए है और ए में जो आई है, मतलब 1, अ पार्टी वाज अंडर सम इनकैपेसिटी। अब पार्टी को जब इनकैपेसिटी में है कोई पार्टी, वो आपकी जो हियरिंग अटेंड नहीं कर पाएगा, है ना, कुछ इनकैपेसिटी, वो बीमार है ना, या फिर उसके कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, तो ये अगर उसके पास कोई इनकैपेसिटी हुई थी जब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चला था, तो इनकैपेसिटी का ग्राउंड लेके
ये अवार्ड जो हमारे अगेंस्ट हो गया है, वो अवार्ड जो है हम यहाँ पे सेटिंग असाइड करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपका अगर उदाहरण लेंगे लोन डिफॉल्टर वाला, तो यहाँ पे हो जाता क्या है, देखिए दोस्तों, अगर मान लो आप पुणे में रहते हैं, ठीक है, मेरे खिलाफ अवार्ड हो गया है चेन्नई में, मेरे खिलाफ अवार्ड हो गया दिल्ली में, ठीक है, तो आप अगर चेन्नई में आपका आर्बिट्रेटर बैंक चुन लेती है, तो आप वहां पे प्रोसीडिंग अटेंड करने के लिए जा सकते हो क्या? तो आपको तो प्रोसीडिंग अटेंड करने के लायक ही उन्होंने जो आर्बिट्रल वेन्यू जो होता है, आर्बिट्रेशन का वेन्यू जो होता है, जो जगह होती है, उन्होंने तो पूरा आउट ऑफ स्टेट चुन लिया। तो वहां पे तो आपकी इनकैपेसिटी हो गई। आप आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है, वो अटेंड ही नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो आर्बिट्रेशन जो है वो आउट ऑफ स्टेट आपके जो है चुन लिया। तो ये इनकैपेसिटी के कारण देके आप ये जो है अवार्ड जो है सेटिसाइड करने के लिए जो है एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आगे दो बोलता है, देखो, द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज नॉट नॉट वैलिड अंडर द लॉ। अब आर्बिट्रेशन का जो एग्रीमेंट बनता है, जब भी आप लोन लेते हो, क्रेडिट कार्ड लेते हो, ठीक है, और वो एग्रीमेंट में जो है एक क्लॉज लिखा रहता है, वो क्लॉज में ऐसा लिखा रहेगा, वाले लोग ऐसे लिख के लेंगे कि जब भी कोई लोन का डिस्प्यूट हो जाएगा आगे, तो हम फला फला आदमी से जो है आर्बिट्रेशन करवाएंगे, या फिर इस आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन से जो है आर्बिट्रेशन हम करवाएंगे। तो ऑलरेडी वो अपने एग्रीमेंट में पहले ही आर्बिट्रेटर जो है वो डिसाइडेड होता है। तो इस तरीके का जो क्लॉज वो डालते हैं, वो तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट आपको मैं दे सकता हूँ सुप्रीम, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है हमने यूट्यूब के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, कि ये जो ऐसे वन साइडेड जो क्लॉज होते हैं, वो भी आपके चैलेंज हो जाते हैं। आपको ऑलरेडी एक जजमेंट मैंने सुप्रीम कोर्ट का बताया, जिसमें ये लिखा था कि हम खुद ही आर्बिट्रेटर चुनेंगे जब भी लोन के केसेस में जब भी कोई डिस्प्यूट हो जाता है, हम खुद आर्बिट्रेटर चुनेंगे और एक तरफा जो है हम जो चुन के आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों ये तो गलत है, ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आप आर्बिट्रेशन एक्ट की जो नींव होती है, वो नींव ही यही बताती है कि जब भी कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनता है, तो जब भी डिस्प्यूट आगे कोई हो जाता है, तो दोनों पार्टी ने मिलके जो वो आर्बिट्रेटर चुनना पड़ता है। अब आर्बिट्रेटर मतलब क्या दोस्तों, एक प्रकार का जज ही होता है। अब एक पार्टी ही अपना आर्बिट्रेटर खुद चुन लेगी, मतलब खुद का जज खुद ही चुन लिया। तो ऐसे जज के सामने अगर कोई दूसरा पार्टी जाके अपना स्टेटमेंट देता है, वो तो अपने खुद जो चुना हुआ पार्टी, जिसने आपको चुना, जिसने आपको पैसा दिया, उसी के फेवर में जजमेंट देगा, ऑर्डर करेगा, अवार्ड करेगा। ये तो गलत है ना? तो ऐसा अगर कोई क्लॉज है एग्रीमेंट, प्रॉपर आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट नहीं है, वन साइडेड जिसमें क्लॉज डाले हुए हैं, तो ऐसा जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अगर होगा, तो वो भी जो है बाद में जो है, आप इस आधार पे भी क्या हो सकता है, आपका जो सेक्शन 34 का पिटीशन लगा के वो अवार्ड आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, उसको रद्द कर सकते हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन वाज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस। देखिए बहुत सारे जो मेरे पास फोन आते हैं, सर डायरेक्ट अवार्ड हमें मिल गया, डायरेक्ट हमें इंट्रीम ऑर्डर मिल गया सर, इससे पहले हमें कोई भी नोटिस ही नहीं मिला। अब ये लोन के केसेस में ये बैंक जो होती है, एनबीएफसी कंपनी जो होती है, इस तरीके के प्रैक्टिसेस करती है। तो ये तो गलत है दोस्तों। कोई भी प्री आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की, या फिर आर्बिट्रेटर की लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें से कोई एक आर्बिट्रेटर चुनने की, प्रॉपर आपको टाइम जो है, ड्यूरेशन आपका जो स्टेटमेंट रखने की, या फिर कोई भी आर्बिट्रेटर आपका जो जुरिडिक्शन का होना चाहिए, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपने लोन लिया वहाँ का, तो ऐसे नोटिस प्रॉपर आपको नहीं मिले, और ऐसे नोटिस आपको नहीं मिलने के कारण डायरेक्ट आपके पास अवार्ड आ गए, तो ये तो टोटली अनफेयर है। और इस तरीके का अवार्ड जो है, फिर हम सेक्शन 34 में जो होते हैं, हम चैलेंज करते हैं, और वो अवार्ड को हम क्या करते हैं, सेट असाइड करते हैं। तो दोस्तों ये दो तीन ग्राउंड जो होते हैं, ये दो तीन ग्राउंड से के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, सेक्शन 34 की पिटीशन लगाते हैं। अब ये पिटीशन किस तरीके की होती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक पिटीशन में आपको दिखा देता हूँ कि जो पिटीशन में
किस तरीके से हम पिटिशन वो कोर्ट के सामने लगाते हैं, वो एक आपको एक आइडिया आ जाएगा और उस आइडिया से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है जो हम अवार्ड जो है हम चैलेंज करते हैं। तो दोस्तों ये सेक्शन 34 में जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए, तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों। ध्यान में क्या रखना है? तो जब भी अवार्ड होता है तो उसको उससे हमें जो है डरना नहीं है। उससे पहले की कोई नोटिसेस मिली थी क्या? हियरिंग की नोटिस मिली होगी, आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट की नोटिस होगी, आर्बिट्रेटर की चुनने की प्रक्रिया जो होती है उसके नोटिसेस आपको मिले होंगे, है ना? ये सारे मिलते हैं और उसको फिर भी आप वो आपने ऑब्जेक्शन देने की प्रक्रिया जो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बताया, जब भी कोई वन साइडेड आर्बिट्रेटर चुन लेती है बैंक, तो आप उसके ऊपर एक अपना ऑब्जेक्शन दे दीजिए। ठीक है? इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है या फिर आप मेरी भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है? तो जो आर्बिट्रेटर होता है उसको ऑब्जेक्शन अगर आप करते हैं और फिर भी वो उसी आर्बिट्रेटर से ऑब्जेक्शन करने के बाद भी उसी आर्बिट्रेशन ट्रेटर से बैंक जो होती है अपना डिस्प्यूट जो होती है कंटिन्यू रखती है, सॉल्व करने की प्रक्रिया आगे जारी रखती है, तो ऐसा ऑब्जेक्शन भी बाद में काम आ सकता है। वो लगा के आप जो है जो आर्बिट्रेशन की जो अवार्ड है वो अवार्ड जो है आप वहां पे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो पिटिशन कैसे किस आधार पे हम करते हैं। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पे एक डाउनलोड करके मैंने वो जो अपना एक पिटिशन उसका एक सैंपल आपको मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके का जो पिटिशन होता है, देखो दोस्तों, द कोर्ट ऑफ सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी सिविल कोर्ट होगा जहां पे आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड हो गया, वहां के सिविल कोर्ट में इस तरीके का आर्बिट्रेशन पिटिशन जो है हम वहां पे लगाते हैं इन द मैटर ऑफ जो भी पिटिशनर होंगे आप और रिस्पॉन्डर होंगे और रिस्पॉन्डेंट बैंक होगी यहाँ पे। ठीक है? और यहाँ पे लिखेंगे पिटिशन अंडर सेक्शन 34 द आर्बिट्रेशन कंसोलिडेशन एक्ट सिटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड डेटेड सो एंड सो। तो अब यहाँ पे कौन से पॉइंट आ जाते हैं? देखिए, मोस्ट रिस्पेक्टफुली स्वेत द पिटिशनर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे इंडियन सिटीजन है और रिस्पॉन्डेंट का जो बैंक वगैरह है उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा। पर्टिकुलर ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, हम क्यों आर्बिट्रेशन यहाँ पे जो है प्रोसीडिंग में क्या क्या हुआ है उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखेंगे। द आर्बिट्रेशन वाज कंडक्टेड pursuant to an agreement dated so and so between petitioner and respondent dispute arose an account of so and so account कौन सा अकाउंट नंबर के लिए arbitral tribunal comprising the name of arbiter passed in our dated impulse petition। अब ये पिटिशन का जो डिटेल है आर्बिट्रल जो अवार्ड में जो जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के रिलेटेड जो जो हमें डिटेल्स यहाँ पे हमें भरनी है, उसके बाद जो है द पिटिशनर चैलेंज द आर्बिट्रल अवार्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब देखिए दोस्तों, ये आगे की बातें हमारी जो एडवोकेट की बात है, ये भी आपको मैं शॉर्टकट में यहाँ पे समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वो समझ में आ जाए कि वो अवार्ड कैसे हम जो है चैलेंज कर पाएंगे। ठीक है? तो कौन से ग्राउंड के ऊपर हम ये अवार्ड चैलेंज करने वाले, ये ग्राउंड्स कौन से ये भी आप कहाँ कैसे लिखते हैं यहाँ पे आप देख लेना। द पिटिशनर वाज incapacitated to enter into the arbitration agreement rendering to the proceeding void। मतलब हमें इनकैपेसिटेट बना दिया, मुझे हम मैंने अभी आपको एक सेक्शन बता दिया, उसमें सेक्शन 2 में जो पहला ए था उसमें जो इनकैपेसिटी का मैंने बोला था कि हमें वहां पे जाने के लिए जो आर्बिट्रेशन जो वेन्यू था वो आउट ऑफ स्टेट था, तो हम वहां पे जा नहीं सके, हमारा जो स्टेटमेंट वहां पे नहीं दे सके। तो वो जो इनकैपेसिटी का जो ग्राउंड है यहाँ पे ये आ जाएगा। 2 नंबर है द पिटिशनर वाज नॉट गिवन सफिशिएंट नोटिस ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग एंड वाज डिनाइड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द केस वायलेटिंग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो हम ये लिखते हैं इसमें कि हमें कोई प्रॉपर जो नोटिस नहीं आया है और ये नोटिस ना देने के बाद भी अवार्ड जो है हमारा हो गया, तो ये प्रॉपर नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो ऐसा इसमें हम ग्राउंड हम लिख देंगे। द अवार्ड कंटेन्स फाइंडिंग एंड मैटर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड टर्म्स एंड। तो अवार्ड जो हुआ है उसमें जो फाइंडिंग्स है मैटर जो है आर्बिट्रल अवार्ड में, उसमें हम कोई कमियां निकालेंगे, तो वो कमियां यहाँ पे हम जो उस बेसिस पे जो है हम यहाँ पे आर्बिट्रल अवार्ड चैलेंज कर रहे हैं। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फेल्ड टू अदर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर एंड रेंडरिंग द अवार्ड फंडामेंटली फ्लॉड। मतलब
जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने जो प्रोसीजर फॉलो की वो एक गलत प्रोसीजर फॉलो की है, और उस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करके ये अवार्ड जो है किया गया है, तो इसीलिए हम इस ग्राउंड पे हम चैलेंज करना चाहते हैं। आगे ग्राउंड है, द अवार्ड इज कंप्लीट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड आज सफर फ्रॉम इनलीगलिटी एंड डिसरेगुलेटेड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन लॉ। अब यहाँ पे सेक्शन 34 मैंने आपको एक दिखा दिया था। अब सेक्शन 34 में जो एक आप यहाँ पे वो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है, ये चैलेंज का एक ग्राउंड और भी है कि जिसमें ये लिखा है कि अगर अवार्ड इंडिया के पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो भी आप क्या कर सकते हो, अवार्ड को चैलेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी का यहाँ पे जिक्र किया है। अब यहाँ पे जो सेक्शन 34 है, ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। अगर अवार्ड अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं, उसको जो है चैलेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रवेशन विद द फंडामेंटल ऑफ पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ। मतलब क्या है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है ये अवार्ड, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया इसके खिलाफ है, तो भी मतलब जो लोगों के ऊपर अन्यायकारक चीजें जो होती है, ठीक है। अब सेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा, ठीक है, भारतीय संविधान, उसका जो आर्टिकल 14 है वो इक्वालिटी की बात करता है। अब आर्टिकल 14 में इक्वालिटी अगर बताई है, तो दोनों पार्टी इक्वालिटी के अगेंस्ट अगर ये अवार्ड किया होगा, वो तो फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है ना। दोनों पार्टियों को फेयर तरीके से अपॉर्चुनिटी, जो अगर एक पार्टी को फेयर तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या फिर उसके जो अवार्ड है वो अगर दूसरे राज्य में किया गया है, तो ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, ऐसा हम इसमें बता सकते हैं। और भी वो बहुत सारे इसमें जो है चीजें हम ऐड कर सकते हैं, और फिर ये अवार्ड जो है पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है ऐसे बता के जो है हम अवार्ड को, जो इस ग्राउंड पे जो है अवार्ड को हम यहाँ पे चैलेंज करने की यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ग्राउंड जो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया। फिर लास्ट में हम ये प्रे करते हैं कोर्ट से, जिस भी सिविल कोर्ट में हम यहाँ पे लगाएंगे, सेटिंग असाइड द आर्बिट्रेड अवार्ड डेटेड सो एंड सो सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट। मतलब जो अवार्ड ये है उसको हम सेटिंग असाइड करना चाहते हैं, इसको आप तुरंत जो है रद्द कर दीजिए, ऐसा हम यहाँ पे कोर्ट के सामने क्या करते हैं, प्रे करते हैं। ग्रांटिंग सच ऑर्डर एंड फर्दर रिलीफ एज इज ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। मतलब अगर कोर्ट को और कोई ऑर्डर करने हैं हमारे फेवर में, वो भी आप कर सकते हैं। पेंडिंग द फाइनल डिस्पोजल ऑफ दिस पिटिशन, द पिटिशनर सीक्स स्टे ऑन इन्फोर्समेंट ऑफ द इम्पोज्ड आर्बिट्रल अवार्ड। मतलब अभी ये जो देखिए ये सेक्शन 34 की जो पिटिशन लगाएंगे, तो कोर्ट में तो मैटर डेट के ऊपर डेट लेते रहते हैं, है ना। हो सकता है 6 महीना भी चले, हो सकता है 3-4 महीना भी चले, तो तब तक क्या करेंगे, तो बैंक वाले तो अपना अवार्ड एग्जीक्यूशन को लाएंगे, है ना, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में अपना एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया चालू करेंगे। बट हम क्या करेंगे, जब भी अवार्ड चैलेंज करते हैं तो हम ये प्रे करते हैं, उसमें आईए लगा देते हैं, और आईए में ये बोलेंगे कि हमें तुरंत जो है इस अवार्ड को स्टे दिया जाए। जब आपको पहली 1-2 डेट में अगर आपको उसको स्टे मिलता है, कोर्ट आप उसको इस अवार्ड को स्टे दे देता है, तो आगे तो फिर कितनी भी डेट जो है पड़ती रहे, कोर्ट की कितनी भी डेट हो जाती रहे, तब तक तो मतलब बाद में वो जो अवार्ड जो है आप एग्जीक्यूशन को बैंक ला ही नहीं सकते, क्योंकि उसने जो उसमें जो है कोर्ट ने क्या कर दिया है, स्टे दिया है। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो होती है, हम जो अवार्ड जब चैलेंज करते हैं उस टाइम हमें ये करनी पड़ती है। अब लिमिटेशन में क्या बोल लिखा है यहाँ पे, लिमिटेशन ये लिखा है कि ये जो अवार्ड हम चैलेंज करना जा रहे हैं, तो वो हम 3 मंथ के अंदर जो है ये पिटीशन हमने यहाँ पे लाया है, तो इसका लिमिटेशन पीरियड होता है अवार्ड चैलेंज करने का 3 महीने। दोस्तों ध्यान में रखना, आप जब भी अवार्ड की कॉपी आपके हाथ में आ जाए, उसके 3 महीने पहले, उसके 3 महीने के बाद, और 3 महीना कंप्लीट होने से पहले आपको क्या करना है, ये पिटिशन जो है वो सेम जुरिडिक्शन में जहां पे आपका अवार्ड पास हो गया है, वहां के सिविल कोर्ट में जो है ये पिटिशन लगानी पड़ेगी, और वो अवार्ड के ऊपर जो है हमें स्टे लेना पड़ेगा। दोस्तों ये सारी चीजें आपको
ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे कोर्टों में करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और ऐसी ही वीडियोज़ मैंने पहले भी बनाई और अभी आगे भी मैं बनाता रहूँगा। तो आप ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए आप ये वीडियोज़ देखने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, आशा करता हूँ कि सेक्शन 34 में आपको आर्बिट्रल अवार्ड जब आपके पास आपके खिलाफ हो जाता है, तो उसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है, ये मैं यहाँ पे बता पाया हूँ। और एक यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ कि जब भी हमें हमारे पास कोई भी अवार्ड कॉपी आ जाती है, तो अवार्ड कॉपी आने के बाद तुरंत जो है हमें एक अवार्ड चैलेंज नोटिस एक बैंक को और आर्बिट्रेटर को हमें देना पड़ता है। और वो नोटिस में ये मैंडेटरी चीज़ है और वो नोटिस में हमें बताना पड़ता है कि इस ग्राउंड पे हम क्या करने जा रहे हैं, इस अवार्ड को क्या करने जा रहे हैं, चैलेंज करने जा रहा है। तो एक नोटिस जो है उनको देनी पड़ेगी और उसके बाद जो है ये सेक्शन 34 की पिटीशन अप्रोप्रिएट कोर्ट के सामने जो है हम फाइल करेंगे और आपके अवार्ड को जो है स्टे लेके देंगे। दोस्तों, ऐसे ही जो है अवार्ड को हमें रद्द करने की प्रक्रिया करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर मान लो हम 3 महीने के अंदर अवार्ड नहीं चैलेंज कर पाते, नहीं उसको सेट असाइड कर पाते, तो आगे क्या होगा? तो आगे एक बात हो सकती है दोस्तों, जब भी वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में आ जाएगा आपका अवार्ड, ठीक है, तो वहां पे आपका कुछ ज्यादातर सुना नहीं जाता एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में। अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में आप अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं फिर भी, ठीक है, और वो स्टेटमेंट देने के बाद जब एग्जीक्यूशन को कोर्ट अपना काम करती है, उसमें आप अपना जो है पक्ष रख सकते हैं कि अवार्ड जो है इनलीगल है, जो भी आपने इसमें ग्राउंड हमने बोले, पर वहां पे वो कोर्ट नहीं सुनेगी, आपके खिलाफ कोई भी एक डिनाइल का ऑर्डर कर देगी, तो वो ऑर्डर लेके आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिर आप वहाँ के जहाँ पे आप रहते हो, मान लो आप पुणे में रहते हो, तो आपका जो हाई कोर्ट आएगा, मान लो बॉम्बे हाई कोर्ट आता है, तो वहाँ पे जो है आपको बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन जो उस डिनायल ऑर्डर के ऊपर आपको जो है रिट पिटीशन देना पड़ेगा और वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि ये जो ऐसे-ऐसे एग्जीक्यूशन चल रहा है वो इनलीगल अवार्ड के ऊपर, इसके ऊपर आप स्टे दे दिया जाए, क्योंकि अवार्ड जो आर्बिट्रेटर था वो इनलीगली चुना गया था। मतलब 3 महीने के बाद भी आप जो है ऐसे इस तरीके से जजमेंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं अपने यूट्यूब पे। थोड़ा सा दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा ये चीजें मैं जो बातें कर रहा हूँ थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा टेक्निकल है, बट आपको इजीली आसान भाषा में ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक चीज इसमें और ऐड कर देना चाहता हूँ कि दोस्तों, जैसे कि जिनका अवार्ड 50,000 का है, लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप उसको जो है बैंक के साथ जाके सेटलमेंट करिए और सेटलमेंट करके जो है आपका जो ये आर्बिट्रेशन अवार्ड वगैरह सारा वापस लेने के लिए बोलिए। पर जिनका अमाउंट 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है ना, 1 करोड़ से ऊपर है, तो ऐसे वाले अवार्ड जो है 100% सेक्शन 34 ये जो पिटीशन लगा के आप वो अवार्ड जो है आप रद्द करने की प्रक्रिया जरूर करिए। क्योंकि फिर एग्जीक्यूशन कोर्ट में जो है आपको दोस्तों अगर नहीं चैलेंज कर पाए 3 महीने में, तो एग्जीक्यूशन कोर्ट में आपकी जो है बातें जो आपका जो पक्ष है कम सुना जाता है, फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, बार्गेनिंग पावर आपकी कम पड़ सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यही सारी चीजें बताना चाहता हूँ। आपको कोई भी आर्बिट्रेशन की नोटिस को इग्नोर नहीं करना है, उसको रिप्लाई जरूर करना है, उसके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन जरूर देने हैं। अगर आपको मेरी मदद लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 9552008200, इस नंबर पे जो है आप मुझे संपर्क करना। हर एक वीडियो के नीचे में मैं मेरा नंबर लिख देता हूँ, आप वहां से भी मेरा नंबर ले सकते हो और मुझे व्हाट्सएप पे जो नोटिस आप भेजते रहिए और उसी नोटिस के ऊपर मैं अच्छे से एनालाइज करके मैं आपको बताऊंगा कि आगे की प्रोसीजर क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।